काश तुम बेवफा न होते। एपिसोड 21। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले एपिसोड जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। धारा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने पलटकर राज को देखा। उसकी नीली आंखों में अंगारे दहक रहे थे। यह क्या बदतमीजी है राज, अगर इन्हें चोट लग जाती तो? राज ने बड़ी बेरुखी से अपने कोट की आस्तीन झटकी, जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। उसने धारा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा काम इसे लिफ्ट से बाहर लाना था, गाड़ी में बिठाना नहीं। और वैसे भी अब इसके रक्षक आ गया है तो मेरी क्या जरूरत? धारा ने नफरत से राज को देखा और फिर बड़े प्यार से गौतम को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाने लगी। वह बार बार पूछ रही थी, गौतम, ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ? आप ठीक है, आराम से बैठिए। राज दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे अपनी जीत में भी हार महसूस हो रही थी। वह वहां से जा सकता था, पर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। उसे पता था कि मल्लिका बाहर है और वह इन दोनों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता था, चाहे धारा उसे कितना भी दुत्कार दे। राज ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए गौतम की कार का पीछा करने लगा। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जोर से कसे हुए थे। वह देख रहा था कि कार के भीतर धारा बार बार पीछे मुड़कर गौतम की पट्टी चेक कर रही थी, और हर बार जब वह गौतम की ओर झुकती, राज के सीने में जलन की एक नई लहर उठती। करीब आधे घंटे बाद गौतम की गाड़ी उसके घर के सामने रुकी। राज ने अपनी गाड़ी थोड़ी दूर एक पेड़ की छांव में खड़ी कर दी, जहां से वह सब कुछ साफ देख सकता था, पर खुद नजर न आए। उसने देखा कि धारा ने बड़ी सावधानी से गौतम को कार से उतारा और उसे सहारा देकर घर के भीतर ले गई। राज वहीं बैठा रहा। उसे पता था कि धारा अब यहाँ से अपने घर जाएगी। वह बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद धारा गौतम के घर से बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान साफ थी। वह पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। राज ने बिना देर किए अपनी कार उसके पीछे लगा दी। मुखर्जी की वह बात राज के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। मल्लिका आजाद है और उसे छुड़ाने वाला कोई ताकतवर शख्स है। दोपहर की धूप तेज थी और ज्यादातर लोग अपने घरों के भीतर थे। धारा ने अपने पर्स से चाबियां निकाली और भारी मन से गेट खोला। राज ने अपनी कार गली के मोड़ पर रोक दी। वह गाड़ी से बाहर निकला और दबे पांव धारा के घर की ओर बढ़ने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसके भीतर की छठी इंद्रिय उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। धारा ने घर का मुख्य दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर के भीतर एक अजीब सी सीलन भरी महक थी, जो पहले कभी नहीं थी। उसने जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। राज अभी गेट के पास ही पहुंचा था कि अचानक घर के भीतर से एक ऐसी आवाज आई जिसने राज का खून सुखा दिया। आह! वह धारा की चीख थी। राज के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह चीते की फुर्ती से भागा और एक झटके में गेट लांघ गया। धारा! वह दहाड़ा। उसने घर के मुख्य दरवाजे पर जोर से लात मारी, जो पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर राज की रूह कांप गई। हॉल का सारा सामान बिखरा पड़ा था। फर्श पर खून के कुछ ताजा धब्बे थे और वहीं पर एक कबूतर मरा हुआ पड़ा था। धारा ने राज को देखा तो दूसरी खिड़की की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोली, वह 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 वहां पर है। धारा की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। राज खिड़की की तरफ भागा। खिड़की का पल्ला खुला हुआ था। उसे सामने गाड़ी थी जो अब तेजी से निकल गई। धारा जमीन पर गिरी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बुरी तरह कांप रही थी। खिड़की का पर्दा हवा में जोर जोर से लहरा रहा था और कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। ऐसा लग रहा था कि हमलावर खिड़की के रास्ते भाग निकला था। राज ने अपनी रिवॉल्वर एक तरफ फेंकी और घुटनों के बल गिरते हुए धारा को अपनी बाहों में भर लिया। धारा, धारा, देखो मेरी तरफ, मैं आ गया हूँ, डरो मत, मैं यही हूँ। राज की आवाज में एक ऐसी तड़प थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने धारा का सिर अपने सीने से लगा लिया। धारा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। वह राज की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचकर बस एक ही बात दोहरा रही थी, वो मुझे मार डालेगा राज। वो यही था, उसकी आंखें। राज! राज ने उसके माथे को चूमा और उसके बिखरे हुए बालों को हटाते हुए उसे और कसकर थाम लिया। कोई नहीं है यहाँ धारा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो। धारा ने अपनी कांपती हुई नीली आंखें खोलीं और राज की आंखों में देखा। इस वक्त उसे राज में वह जल्लाद पति नहीं, बल्कि वह पुराना राज नजर आया जिससे उसने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी। वह राज के गले लगकर रोने लगी।
राज बस उसके बालों को सहलाता रहा, उसकी सिसकियों को अपने भीतर समेटता रहा। वह नफरत, वह दूरियां, वह जलन, इस एक पल के लिए सब कहीं पीछे छूट गई थी। राज ने बड़ी कोमलता से धारा को उठाकर बिस्तर पर बिठाया। उसके पैरों में छोटी खरोंच आई थी जिससे खून आ रहा था। राज तुरंत उठा, पास रखे जग से पानी लिया और अपने रुमाल को भिगोकर उसके पैरों को साफ करने लगा। नहीं राज, आप ये क्या कर रहे हैं? धारा ने धीरे से अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की। चुपचाप बैठी रहो, राज ने अधिकार भरे पर नरम लहजे में कहा। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है धारा, आज मुझे अपना प्रायश्चित करने दो। राज जिस तरह से उसके पैर के जख्म को साफ कर रहा था, उसकी छुअन में एक ऐसी शांति थी जिसने धारा के डर को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। राज बार बार उसकी ओर देखता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित महसूस कर रही है या नहीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राज धारा के पास ही बैठ गया था और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया था। तभी पास पड़े धारा के पर्स के अंदर फोन जोर जोर से बजने लगा। सन्नाटे में उस घंटी की आवाज किसी धमाके जैसी लगी। राज और धारा दोनों की नजरें पर्स की ओर गईं। राज ने धीरे से हाथ बढ़ाकर फोन निकाला। स्क्रीन पर गौतम का नाम चमक रहा था। राज के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। जो कोमलता अभी उसकी आंखों में थी, वहां फिर से वही सख्ती और जलन लौट आई। उसने एक गहरी सांस ली और फोन धारा की ओर बढ़ा दिया, पर उसकी मुट्ठियां बिस्तर की चादर को कसकर भींचने लगीं। धारा ने कांपते हाथों से फोन लिया और रिसीव किया। हेलो गौतम। धारा, तुम ठीक तो हो? तुमने घर पहुंचकर फोन नहीं किया और मुझे मुझे अचानक बहुत घबराहट होने लगी। सब ठीक है ना? फोन के दूसरी तरफ से गौतम की फिक्रमंद आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राज इतना करीब था कि वह एक एक शब्द सुन पा रहा था। धारा ने राज की ओर देखा, जो अपनी नजरें झुकाए जबड़े भींचे हुए बैठा था। हाँ गौतम, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई थी तो सो गई थी। तुम्हारी आवाज कांप रही है धारा, क्या सच में सब ठीक है? मैं आऊं क्या? गौतम ने जोर देकर पूछा। राज का पारा चढ़ गया। उसने झटके से धारा के हाथ से फोन छीन लिया। धारा कुछ कह पाती उससे पहले ही राज ने फोन कान से लगाया और दहाड़ा। वह ठीक है गौतम, और उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं उसके पास हूँ, उसका पति। अब दोबारा इस वक्त फोन करने की जुर्रत मत करना। राज ने फोन काट दिया और उसे बिस्तर पर पटक दिया। आप ये क्या कर रहे हैं राज? धारा ने गुस्से और हैरानी से पूछा। वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। राज उसकी ओर झुका। उसकी आंखों में अब प्यार और अधिकार की एक अजीब जंग चल रही थी। तुम्हारी फिक्र करने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। उस इंसान को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बेडरूम के उस घुटन भरे सन्नाटे में राज की दहाड़ अभी भी गूंज रही थी। राज की आंखों में जो जुनून था, वह धारा को डरा भी रहा था और कहीं न कहीं एक अजीब सी उलझन में भी डाल रहा था। धारा ने अपना फोन बिस्तर से उठाया और राज की ओर मुड़ी। राज, आप जाइए यहाँ से। शुक्रिया कि आप सही वक्त पर आ गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे निजी रिश्तों और मेरे फैसलों पर हुक्म चलाएंगे। गौतम मेरे दोस्त हैं और उन्होंने मेरी जान बचाई है। उनके साथ आपका ऐसा बर्ताव बर्दाश्त के बाहर है। राज वहीं जमा रहा। उसने अपने हाथ बांध लिए और अपनी पीठ दीवार से टिका दी। उसकी आंखों में वह जिद्दीपन लौट आया था जिसने एक समय में धारा को उसका दीवाना बनाया था, लेकिन आज वही जिद्दीपन एक ढाल की तरह खड़ा था। राज ने बहुत ही शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, मैं नहीं जा रहा। धारा, बाहर कोई घूम रहा है जिसने अभी अभी तुम्हारे घर में घुसने की हिम्मत की। वह खिड़की का कांच अपने आप नहीं टूटा। और ये मरा हुआ कबूतर, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस टूटे हुए घर में मौत के साये के बीच अकेला छोड़कर चला जाऊं? धारा ने एक ठंडी सांस ली। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप पिछले कई दिन से मेरे साथ नहीं थे, तब भी मैं जिंदा थी। अब अचानक इस रक्षक वाले नाटक की जरूरत नहीं है। जाइए यहाँ से, मुझे शांति चाहिए। राज एक कदम उसकी ओर बढ़ा। नाटक? तुम्हें लगता है यह नाटक है? धारा, मैंने अभी अभी तुम्हें अपनी बाहों में कांपते हुए देखा है। तुम डर से चीख रही थी। तुम भले ही मुझसे नफरत करो, मुझे गालियां दो, पर मैं इस घर की दहलीज तब तक पार नहीं करूंगा जब तक मुझे यह यकीन न हो जाए कि तुम सुरक्षित हो। आपकी मौजूदगी मुझे सुरक्षित महसूस नहीं कराती राज, बल्कि मुझे वह सब याद दिलाती है जो मैं भूलना चाहती हूँ। धारा ने चिल्लाकर कहा। राज की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका, पर उसने खुद को संभाला। ठीक है, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी? मत देखो। मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा, पर मैं इस घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा। मैं बाहर सोफे पर बैठूंगा या दरवाजे के बाहर पहरा दूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। तुम चाहो तो पुलिस बुला लो, पर आज की रात मैं यहीं हूँ। धारा समझ गई कि राज को हिलाना नामुमकिन है।
वह जानती थी कि राजवर्धन राणा जब कुछ ठान लेता है तो फिर वह अपनी जान पर खेल जाता है। राज कमरे से बाहर निकला और हॉल में आ गया। उसने बिखरे हुए सामान को सलीके से रखा। उसने खिड़की की जाली चेक की और दरवाजे पर कुंडी चढ़ा दी। वह सोफे पर जाकर बैठ गया। अंधेरे में उसकी जलती हुई सिगरेट की रोशनी रह रहकर चमक रही थी। उसकी नजरें बेडरूम के दरवाजे पर टिकी थीं। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वह हमलावर कौन था और उसे घर की कुंडी और खिड़की के बारे में कैसे पता चला। रात के सन्नाटे में बेडरूम के भीतर धारा को राज की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसे हॉल से राज के चलने की या कभी कभार उसके खांसने की आवाज सुनाई दे रही थी। अजीब बात थी, जिस इंसान से वह दूर भागना चाहती थी उसी की मौजूदगी आज उसे एक अनचाही सुरक्षा का एहसास दे रही थी। बाहर सोफे पर बैठा राज हर छोटी आहट पर सतर्क हो जाता। हवा से हिलते पर्दे या बाहर सड़क पर गुजरती गाड़ी की आवाज पर भी उसका हाथ अपनी रिवॉल्वर की ओर बढ़ जाता। तभी धारा के कमरे से एक धीमी आवाज आई, जैसे रसोई में कोई हो। राज बिजली की फुर्ती से उठा और रसोई के दरवाजे पर पहुंचा। कौन है? वह लाइट ऑन करते ही बोला। प्यास लगी है, पानी खत्म हो गया था, लेने आई थी। धारा की आवाज से वो शांत हुआ। मुझे आवाज दे देती। राज ने तुरंत रसोई से पानी का गिलास भरा और उसे थमाया। धारा ने पानी पिया और गिलास वापस करते हुए कहा, सो जाइए राज, सोफे पर बैठे बैठे गर्दन अकड़ जाएगी। राज ने एक छोटी सी मुस्कान दी। मेरी गर्दन की फिक्र मत करो धारा, तुम बस सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। धारा अंदर चली गई, पर इस बार उसने दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया। राज ने यह नोटिस किया और उसके दिल को एक अजीब सी राहत मिली, पर उसे क्या पता था कि बाहर सड़क पर एक काली कार खड़ी थी जिसकी हेडलाइट्स बंद थीं और उसके भीतर बैठा कोई शख्स दूरबीन से धारा के घर की एक एक हलचल पर नजर रख रहा था। सूरज की पहली किरणें जब धारा के छोटे से लिविंग रूम के पर्दे को चीरकर अंदर आईं, तो उन्होंने फर्श पर बिखरी हुई धूल के साथ साथ उस तनाव को भी उजाला दिया जो रात भर राज और धारा के बीच की खामोशी में पनपा था। राज पूरी रात सोफे के किनारे पर बैठा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जिनमें जागने की थकान साफ झलक रही थी। उसकी सफेद शर्ट के बटन ऊपर से खुले थे और आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थीं। वह अपनी रिवॉल्वर को बार बार देख रहा था, मानो वह किसी अदृश्य दुश्मन का इंतजार कर रहा हो। तभी सुबह के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, टक टक टक। यह किसी के जूतों की आवाज नहीं थी, बल्कि लकड़ी के फर्श पर किसी छड़ी के टकराने की आवाज थी। राज तुरंत सतर्क हो गई। उसने फुर्ती से दरवाजे के पास जाकर पीप होल से बाहर देखा। बाहर का दृश्य देखते ही राज का पूरा शरीर पत्थर सा सख्त हो गया। उसके जबड़े इतने जोर से भिंच गए कि चेहरे की नसें तन गईं। बाहर गौतम खड़ा था। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वह उसे इस हालत में भी यहाँ खींच लाई थी। वह अपनी छड़ी के सहारे खड़ा था और उसका एक हाथ दीवार पर टिका था। राज ने झटके से दरवाजा खोला। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया, लेकिन माहौल में गर्मी बढ़ गई। तुम इस वक्त यहाँ अपनी कब्र खोदने आए हो या लाठी का सहारा लेने? राज की आवाज में किसी ठंडे जहर जैसी मिठास और नफरत थी। गौतम ने राज की आंखों में देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि राज रात भर यहीं रुका होगा। राजवर्धन, तुम अभी तक गए नहीं? मुझे धारा की फिक्र हो रही थी। कल रात फोन पर ठीक से बात नहीं हुई। उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। राज ने दरवाजे के चौखट को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। रास्ता देने का उसका कोई इरादा नहीं था। फिक्र फिक्र करने के लिए उसका पति यहाँ मौजूद है। तुम्हें अपनी टूटी हुई हड्डियों की फिक्र करनी चाहिए थी। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे तुम्हारी दूसरी टांग पर तरस आना बंद हो जाए। तभी पीछे से धारा की आवाज गूंजी, राज, हटिए सामने से। धारा बेडरूम से बाहर निकली थी। उसने एक साधारण सी साड़ी पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में राज के लिए केवल गुस्सा था। वह दौड़कर दरवाजे पर आई और राज को लगभग एक तरफ ढकेलते हुए गौतम का हाथ थाम लिया। गौतम, आप पागल हो गए हैं क्या? इस हालत में यहाँ कैसे आए? धारा की आवाज में जो ममता और चिंता थी, उसने राज के कलेजे पर आरी चला दी। गौतम ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस रह नहीं पाया धारा। कल रात मुझे लगा कि शायद तुम मुसीबत में हो। धारा ने बड़े प्यार से गौतम को अंदर लिया। राज बगल में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके भीतर जलन का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा कि उसे अपनी ही सांसें गर्म महसूस होने लगीं। जब धारा ने गौतम को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और उसके पैरों के नीचे एक तकिया रखने के लिए झुकी, तो राज की मुट्ठियां बिस्तर की चादर की तरह मुड़ गईं। राज वहीं बीच कमरे में खड़ा रहा। वह न तो वहां से जा सकता था और न ही उन्हें साथ देख पा रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था।
पानी लाती हूँ आपके लिए, धारा ने गौतम से कहा। नहीं धारा, तुम बैठो, मैं लाता हूँ, राज ने दहाड़ते हुए कहा और रसोई की ओर बढ़ा। रसोई में जाकर उसने कांच का गिलास इतनी जोर से सिंक में रखा कि एक हल्की सी चटक की आवाज आई। वह जल रहा था। एक पति की शुद्ध कड़वी जलन थी। उसे लग रहा था कि धारा के जीवन में अब उसकी जगह यह छड़ी वाला मजनू ले रहा है। वह बाहर आया और पानी का गिलास गौतम के सामने मेज पर पटक दिया। पानी की कुछ बूंदें उछलकर गौतम की शर्ट पर गिरीं। आराम से राज, वह बीमार हैं, धारा ने डांटते हुए कहा। बीमार हैं तो अस्पताल में रहें। किसी की पत्नी के बेडरूम के बाहर सुबह सुबह हाजिरी देने का क्या मतलब है? राज ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा। उसकी रिवॉल्वर का बट उसकी पैंट से साफ झांक रहा था। गौतम ने शांत भाव से पानी पिया और फिर राज की ओर देखा। राज, तुम अधिकार और प्यार के बीच का अंतर कभी नहीं समझ पाओगे। तुम यहाँ पहरा दे रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि धारा तुम्हारी संपत्ति है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं उसे सुरक्षित देखना चाहता हूँ। संपत्ति? राज गौतम की ओर एक हिंसक कदम बढ़ाते हुए बोला। संपत्ति नहीं, वह मेरी जान है, और मेरी जान की हिफाजत करने के लिए मुझे किसी लंगड़े इंसान के सलाह की जरूरत नहीं है। तुमने कल उसे बचाया, उसका एहसान मैं मान चुका हूँ। अब अपना एहसान ढोना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। धारा उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसकी नीली आंखों में आंसू थे, पर वे कमजोरी के नहीं बल्कि चिढ़ के थे। राज, बस बहुत हुआ। आप रात भर यहाँ रहे, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे डर लग रहा था, पर अब सुबह हो गई है। आप जाइए यहाँ से। मुझे गौतम के साथ कुछ काम की बातें करनी हैं। काम की बातें? राज को लगा जैसे किसी ने उसके कान में गर्म तेल डाल दिया हो। मैं नहीं जाऊंगा जब तक मल्लिका या वह नकाबपोश आदमी पकड़ा नहीं जाता। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और खासकर इस इंसान के भरोसे तो बिल्कुल नहीं, जो खुद अपनी छड़ी के भरोसे खड़ा है। गौतम ने एक गहरी सांस ली। धारा, तुम ठीक कह रही हो। राज का यहाँ होना तुम्हारे मानसिक सुकून के लिए ठीक नहीं है। राज, अगर तुम सच में इसकी फिक्र करते हो तो इसे वह आजादी दो जो यह चाहती है। राज हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें केवल पागलपन था। आजादी? ताकि तुम उसका हाथ थामकर उसे ले जाओ? नहीं गौतम। राजवर्धन हारना जानता है, पर अपना हक छोड़ना नहीं। राज रसोई की ओर मुड़ा और जोर जोर से बर्तन पटकने लगा, मानो वह अपना गुस्सा उन बेजान चीजों पर निकाल रहा हो। वह बार बार मुड़कर लिविंग रूम की ओर देखता, जहां धारा और गौतम कुछ फुसफुसा रहे थे। राज का मन कर रहा था कि वह सब कुछ तहस नहस कर दे। उसे वह हर पल काट रहा था जहां धारा गौतम को देख रही थी। अंदर ये तीनों अपनी भावनाओं की जंग लड़ रहे थे, लेकिन बाहर सड़क पर वह काली कार एक बार फिर गुजरी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें काश तुम बेवफा न होते का अगला भाग। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 22 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।